रामगढ़ एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था। गांव की सुंदरता देखते देखते आंखें नहीं थकती थीं। गांव में सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते थे। इस गांव में रामू अपनी पत्नी राखी और 9 वर्ष के बेटे शिवांश के साथ रहता था। रामू खेती करके अपना गुजारा करता था। अरे राखी, जल्दी से खाना बांध दो, मुझे खेत पर जाने में देर हो रही है। और हाँ, शिवांश अभी सोकर उठा है या नहीं? ये लीजिए, आज मैंने आपकी मनपसंद गोभी की सब्जी रखी है। अब मत कहना कि मैं तुम्हारी पसंद की चीज नहीं बनाती। ओहो, वाह क्या बात है। गोभी की सब्जी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे वैसे भी देर हो चुकी है। इतना बोलकर रामू कुदाल लेकर अपने खेत की ओर निकल जाता है। रास्ते में रामू को उसके 2 दोस्त किशन और रामनाथ मिल जाते हैं। अरे रामू भाई, आज खेत पर जाने में तो बहुत देर हो गई, क्या बात है? आज भाभी ने खाना देर से बनाया था क्या? हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही समझे। लेकिन तुम दोनों यहाँ पर खड़े होकर क्या चर्चा कर रहे हो? तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है क्या? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें एक काम पर जाना है, लेकिन इस बार गांव में जोरों की ठंड पड़ने वाली है, तो हम उसी पर चर्चा कर रहे थे। अरे ठंड तो हर साल गिरती है, तो इस बार इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? कहीं तुम दोनों इस बात से तो नहीं डर रहे हो कि तुम्हें ठंड में नहाना पड़ेगा? रामू ये कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। अरे नहीं भाई, मजाक मत उड़ाओ। इस बार तो सुनने में आया है कि खून जमा देने वाली ठंड पड़ेगी। पिछले साल की ठंड में हमारे गांव के 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और इस बार तो उससे भी ज्यादा ठंड पड़ेगी। हाँ भाई, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मोटे मोटे कंबल या रजाई खरीद सकें। मुझे तो अपने परिवार की बहुत चिंता है। पिछली सर्दी बड़ी मुश्किल से काटी थी, पता नहीं इस बार क्या होगा। अच्छा, तो बात ये है। फिलहाल इस समस्या का हल तो मुझे भी नहीं पता, पर हम इस पर जरूर सोचेंगे। अब मैं खेत पर चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। इतना कहकर रामू खेत की ओर निकल जाता है। रामू खेतों में काम कर रहा था, तभी उसे ठंड से बचने और बहुत सारा पैसा कमाने की एक तरकीब सूझी। इस बार बहुत ज्यादा ठंड गिरने वाली थी, सारे गांव का हाल बेहाल हो जाएगा। रामू अपने मन में सोचने लगा, क्यों ना जंगल से लकड़ियां काटकर जमा कर ली जाए और कड़क सर्दी में उन्हें बेचकर मुनाफा कमाया जाए। क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियां काटकर जमा कर लूं। जब कड़ाके की सर्दी गिरेगी तो मैं उन्हें अच्छी कीमतों पर बेच दूंगा। अगर मेरा ये उपाय सफल हुआ तो मेरे पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा। शायद मेरी गरीबी के दिन भी खत्म हो जाए। इतना सोचकर रामू कुदाल लेकर घर की ओर निकल गया। अजी, क्या बात है, आज आप खेत से बहुत जल्दी लौट आए? कोई समस्या है क्या, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे नहीं भाग्यवान, मैं जब खेत पर जा रहा था तब किशन और रामनाथ से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि इस बार गांव में कड़ाके की ठंड गिरेगी, इसीलिए मेरे मन में एक योजना आई है। मैं जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर इकट्ठा कर लूंगा, और जब खून जमा देने वाली ठंड पड़ेगी तब मैं उन्हें बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, हम ये कर तो सकते हैं। मानना पड़ेगा रामू जी, आपका दिमाग तो मेरी जुबान से भी तेज चलता है। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं जंगल से लकड़ियां काटने जा रहा हूँ, और तुम ये बात किसी को भी मत बताना, नहीं तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं नहीं जी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, मैं इसे अपने अंदर ही पचा लूंगी। फिर रामू कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल गया लकड़ियां काटने के लिए। कुछ दूर चलने के बाद उसे जंगल में बहुत सारे सूखे पेड़ दिखाई दिए। रामू ने खुशी से सोचा, अब शुरू करता हूँ। वाह, यहाँ तो बहुत सारे सूखे पेड़ हैं। मैं अब लकड़ियाँ काटना शुरू करता हूँ। क्या तुम जानती हो, इस बार जंगल में कड़ाके की ठंड गिरने वाली है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मैं सब जानती हूँ, तुम्हें किस चीज की चिंता है? तुम तो ऐसे भी 2-3 दिन में एक बार नहाती हो, और जब ठंड आती है तो 15-20 दिन में एक बार नहाती हो। हाँ हाँ, जैसे कि तुम हर दिन नहाती हो।
बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दूसरों को बुरा कहने से पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। भले ही मैं 15-20 दिन में एक बार नहाती हूँ, पर मैं तुमसे सुंदर ही दिखती हूँ। और अगर यकीन ना हो तो सारे गांव वालों से पूछ लेना, आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली। हाँ, ये बात तो सही है। बस एक ही समस्या है कि तुम्हारे शरीर से बदबू बहुत आती है, इसलिए सुंदर दिखने के साथ साथ कभी-कभी नहा भी लेना चाहिए। ठीक है, मैं जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि लोग मेरी खूबसूरती से जलते हैं। ठीक है, तुम दोनों ही सुंदर हो और हर रोज नहाती हो। अब लड़ाई करना बंद करो और ये सोचो कि इस बार ठंड से कैसे बचा जाए, नहीं तो हम सबकी कुल्फी जम जाएगी। बचने का तो बस एक ही उपाय है, कंबल के अंदर रहो और पानी से दूर रहो। और इस तरह गांव में ठंड की चर्चा जारी रही। हर कोई अपने अपने तरीके से सुरक्षित रहने की सोचना शुरू कर रहा था। दूसरी ओर रामू रोज जंगल जाता और ढेर सारी सूखी लकड़ियां काट कर लाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रामू हर दिन लकड़ियां लाता रहा और उसका भंडार बढ़ता गया। एक दिन सुबह जब कुल्हाड़ी लेकर रामू लकड़ियां काटने जंगल जा रहा था, तभी किशन और रामनाथ उसे रोक लेते हैं। अरे रामू भाई, तुम ढेर सारी सूखी लकड़ियां हर रोज काट कर क्यों ला रहे हो? इन सब का क्या करोगे? अरे भाई, तुम तो जानते ही हो कि मेरी पत्नी को खाना बनाने का कितना शौक है। वो हर रोज तरह तरह के पकवान बनाती है, इसलिए चूल्हे के लिए काफी लकड़ियां लग जाती हैं। इसीलिए मुझे हर रोज जंगल जाना पड़ता है। अच्छा, पर ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि तुम्हारी पत्नी इतनी खाना बनाती है। हमने पहले ऐसा कभी नहीं सुना था। किशन और रामनाथ को रामू की बात सुनकर कुछ अजीब लगा, पर उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रामू को जाने दिया। कुछ ही दिनों में रामू के पास लकड़ियों का बड़ा भंडार हो गया। फिर कुछ दिन बाद गांव में ठंड भी आनी शुरू हो गई। रामू अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा देता है। उस पर साफ लिखा था, 1 किलो लकड़ी की कीमत 5 रुपए। रामू के घर के बाहर वो बोर्ड देखा, 1 किलो लकड़ी 5 रुपए में। सोच कर देखो कैसा मौका है। हाँ भाई, रामू ने बड़ी चतुराई दिखाई है। वो जंगल से मुफ्त में लकड़ियां काटकर हमें 5 रुपए किलो बेच रहा है। सही कहा। हर रोज जब रामू जंगल में लकड़ियां काटने जाता था, तब हमने उससे पूछा कि इतनी सारी लकड़ियां किस काम की हैं। वो रोज कुछ न कुछ बहाना बनाता रहा। तब से ही हमें उस पर शक था, पर हमने सोचा शायद सही ही होगा। गांव वाले रामू की चालाकी देखकर चिंतित और थोड़े खुश दोनों थे। अब हर कोई सोचने लगा कि इसके आगे क्या किया जाए। अब इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? रामू से 5 रुपए किलो लकड़ी खरीदने से बेहतर है कि हम सब मिलकर कल जंगल जाएं और हम भी सूखी लकड़ियां काट कर ले आएं। तभी तो सस्ते में मिल जाएगी और रामू का ये मुनाफाखोरी का खेल बंद हो जाएगा। बिल्कुल सभी कहा। कल सुबह जल्दी इकट्ठे होते हैं और जंगल चलते हैं। जितनी लकड़ी चाहिए सब मिलकर काट लेंगे। और इस तरह गांव वालों ने ठान लिया कि वे खुद जाकर लकड़ियां इकट्ठा करेंगे। रामू की योजना को टाले बिना नहीं रहेंगे। जब गांव वालों की योजना की खबर रामू तक पहुंची, तो वो बहुत चिंतित हो गया। अब उसका लकड़ी बेचने का व्यापार सफल नहीं हो पाएगा और उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो सकती थी। अरे भाग्यवान, क्या तुमने सुना? गांव के लोग कल सूखी लकड़ियां काटने के लिए जंगल जा रहे हैं। अगर वो लकड़ियां काट लेंगे तो हमारी कोई बिक्री नहीं रहेगी। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि कल गांव वाले जंगल ही ना जा पाएं। अब हम सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे ही रह सकते हैं। कुछ ही देर बाद रात ढल आई। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो गए, पर आधी रात को ही आसमान पर काले मेघ छा गए और तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि ठंड और भी बढ़ गई। पेड़ पौधे पूरी तरह गीले हो गए। जंगल में अब एक भी सूखी लकड़ी जलाने लायक नहीं बची थी। देखो, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली।
बारिश हो गई। अब सारे पेड़ पौधे गीले हो गए होंगे और सूखी लकड़ियां जलाने लायक नहीं रहीं। हाँ, तुम्हारी बात सही है। गांव वाले अपनी चालाकी पर फिदा थे, पर अब उनकी सारी बुद्धिमानी धूल में मिल गई। अब मैं लकड़ियां 5 रुपए किलो की बजाय 10 रुपए किलो बेचूंगा। आखिर बारिश ने मेरी मेहनत बचा दी है। मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगा। नहीं नहीं जी, आप 5 रुपए किलो ही लकड़ियां बेचो। अगर हम 10 रुपए किलो कर देंगे तो ये सीधे सीधे लोगों को लूटना होगा। ऊपर वाले ने आपकी मेहनत को बचाने के लिए बारिश करवाई है, इसका गलत फायदा मत उठाइए। मेरी आपसे विनती है कि आप दाम वही रखें जो पहले था। मैं लकड़ियां 10 रुपए किलो ही रखूंगा। गांव वालों की चालाकी ने मुझे आहत किया है। मुझे तुम्हारी राय की जरूरत नहीं। रामू ने अपना पुराना बोर्ड हटाकर एक नया बोर्ड लगा दिया, जिस पर लिखा था 1 किलो लकड़ी की कीमत 10 रुपए। गांव वालों ने ये देखा तो उन पर गुस्सा आया, पर उनके पास कुछ करने का साधन नहीं था। देखो, रामू ने दाम बढ़ा दिए। अब तो हमें और महंगा चुकाना पड़ेगा। हाँ, पर क्या कर सकते हैं, सब सूखी लकड़ियां गीली हो चुकी हैं। अब विकल्प बहुत कम बचे हैं। और इस तरह रामू ने अपनी लालच भरी इच्छा से जनता को मजबूर कर दिया। पर ये फैसला आने वाले समय में उसे भारी पड़ने वाला था। गांव में अब ठंड अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। लोग ठिठुर रहे थे और हर किसी के घर में लकड़ियां कम पड़ने लगी थीं। इसी बीच सीमा और सुमन आग के पास बैठी थीं। देख रही हो सुमन बहन, गांव में कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। हमारे पास तो बस थोड़ी सी ही लकड़ियां बची हैं। इन्हीं को जलाकर किसी तरह राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारे पास तो लकड़ियां भी नहीं हैं, इसलिए हम तुम्हारे घर आग की गर्मी लेने आ गए हैं। क्या तुम्हें पता है, जब ठंड की शुरुआत हुई थी तब रामू लकड़ियां 5 रुपए किलो में बेचता था और अब उसने दाम बढ़ाकर 10 रुपए किलो कर दिए हैं। वो तो सरासर लोगों को लूट रहा है। बिल्कुल सही कहा सुमन बहन। हमने तो सोचा था कि जंगल से सूखी लकड़ियां खुद काट लाएंगे, लेकिन उस रात इतनी तेज बारिश हुई कि सारी लकड़ियां भीग गईं। लगता है खुद ईश्वर भी रामू के साथ है। अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर और लकड़ियां चाहिए तो हमें रामू से ही 10 रुपए किलो पर खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि आग ही अब हमें इस जानलेवा ठंड से बचा सकती है। सभी लोग मायूस और लाचार होकर बची खुची लकड़ियों से आग ताप रहे थे। वहीं दूसरी ओर रामू का लकड़ी बेचने का व्यापार अब जोरों पर था। हर घर से लोग उसी के पास आ रहे थे और उसकी जेब में दिन ब दिन पैसा बढ़ता जा रहा था। धन के साथ साथ उसके अंदर घमंड भी आने लगा था। एक दिन जब वो अपने आंगन में लकड़ियों की गिनती कर रहा था, तभी एक बुजुर्ग महिला वहां पहुंची। बेटा, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। दया करके मुझे थोड़ी सी लकड़ियां दे दो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। माफ कीजिए माँ जी, मैंने खून पसीना एक करके ये लकड़ियां जंगल से काटी हैं। मैं इन्हें मुफ्त में नहीं दे सकता। अगर आपके पास पैसे हैं तो लकड़ी ले जाइए, वरना यहाँ से जाइए। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी है और मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं। अगर तुम मुझे लकड़ी नहीं दोगे तो शायद इस ठंड में मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। दया करो बेटा, ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। लेकिन रामू का दिल अब पत्थर बन चुका था। उसने बुजुर्ग महिला से कहा, जाओ यहाँ से। और वो बुजुर्ग महिला ठिठुरती हुई धीरे धीरे वहां से चली गई। रामू का लालच अब अहंकार में बदल चुका था। उसे ये भी महसूस नहीं हुआ कि उसका घमंड ही उसके विनाश की शुरुआत है। अगले दिन उसे किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जाना था। सुनो राखी, मैं किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ। आज लकड़ी बेचने का काम तुम संभाल लेना और याद रखना
किसी को भी मुफ्त में एक भी लकड़ी का टुकड़ा मत देना। आप लोगों पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लगता। अभी भी वक्त है, हमें पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमानी चाहिए। लकड़ियों की कीमत थोड़ा कम कर दीजिए ताकि गांव के लोग इस ठंड से बच सकें। अब मेरे दिन इतने कमज़ोर नहीं हैं कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं। मैं जितना बोलता हूँ तुम उतना ही करो। तुम्हें अपना दिमाग चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अपने पति की इतनी कड़वी और क्रोध भरी बातें सुनकर राखी चुप हो गई, लेकिन उसके मन में एक डर बैठ गया कि विनाश की घड़ी अब पास है। रामू दूसरे गांव चला गया। घर में अब सिर्फ राखी और उसका 9 साल का बेटा शिवांश थे। राखी घर के बाहर आग ताप रही थी, जबकि शिवांश अंदर खेल रहा था। मुझे कितनी ठंड लग रही है। माँ तो बाहर आग के पास बैठी है। पिताजी ने जो सूखी लकड़ियाँ रखी हैं, मैं भी उनमें आग लगा लेता हूँ ताकि गर्मी मिले। शिवांश मासूम था। उसे नहीं पता था कि एक लकड़ी में आग लगाने से पूरी ढेरी जल जाएगी। जैसे ही उसने माचिस लगाई, सूखी लकड़ियों में आग फैल गई। कुछ ही मिनटों में पूरा घर भयंकर आग की लपटों में घिर गया। शिवांश, ओ मेरे लाल, कोई तो मदद करो। कोई है जो मेरे बच्चे को बचा ले। लेकिन कोई भी गांव वाला मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि सबके दिलों में रामू के अत्याचार की चोट थी। घर जलता रहा और उस आग में रामू का इकलौता बेटा शिवांश भी जलकर राख बन गया। कुछ घंटे बाद वो घर पूरी तरह राख में बदल गया। जब रामू वापस लौटा तो उसने अपने घर की जगह सिर्फ राख देखी। राखी रोती हुई उसके पास आई और उसे सारी घटना बताई। देखिए रामू, आपके लालच और घमंड की सजा हमें मिल गई। हमारा सब कुछ जलकर खत्म हो गया, हमारा बेटा भी। हे भगवान, मैं कितना अंधा हो गया था। मेरे लालच ने मेरा सब कुछ छीन लिया। काश मैंने उस बुजुर्ग माँ की मदद की होती। काश मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली होती। रामू फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच और अहंकार इंसान को अंधा बना देते हैं। हमें कभी दूसरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, बल्कि सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।